जब भी कभी भी एक जैसे युग हो, जैसे उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, अपन ने पढ़ा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो बेटा कर दो स्टार्ट इसको, है ना। अगर ऐसे में बेटा लगे ना कि चीजें समझ में नहीं आ रही है तो क्या करोगे, ऐसे बनाना, बीच में अपन बनाते थे ना कि सही गलत वगैरह जोड़ियां ऐसी कुछ, है ना। उसकी खासियत क्या क्या होती थी, बुराइयां क्या क्या होती थी, जिससे अपन धातु और अधातु का बनाते थे कि तन्यता किसमें पाई जाती है ना, कौन किसका गलनांक ज्यादा रहता है, कौन गर्म जल्दी होती है, तो अपने को याद रह जाता था। अपन ऐसे उनको आपस में ऐसे करते थे कंपैरिजन। वैसे अपन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जब करेंगे ना तो आप लोगों को जल्दी ध्यान में रहेगा कि आखिर में अंतर क्या क्या है दोनों में। देखो बेटा, ये जो ऋग्वैदिक काल है वो ज्यादा पुराना है, उत्तर वैदिक काल थोड़ा नया है। इस ऋग्वैदिक काल में जो परिवार हैं, सुनना मेरी बात ढंग से, जो परिवार हैं वो चार चार पीढ़ियां साथ में रहती है, मातृ और पितृपक्ष साथ में रहते हैं। क्या क्या हो रहा है, एक तो चार पीढ़ियां, परिवार कैसा है, चार चार पीढ़ी साथ में, चार चार पीढ़ी कैसे साथ में रह रही है। अभी कौन कौन रहता है ज्यादा से ज्यादा, बेटा बाप। दादाजी क्या करते हैं, गांव में छोड़ देते हैं, होता है ना, शहरों में तो बहुत होता है कि दादाजी गांव में हैं, बाप बेटा साथ में रह रहे हैं और उनके साथ में एक आधा बच्चा रहेगा। पोता तो रहता ही नहीं है, पोता तो बाहर चला जाता है। अच्छा, होता है ऐसा। और यहां पे क्या हो रहा है, टाइम पे आया करो ना बेटा। आप लोग आए हो, आप लोगों की आवाज नहीं आएगी, है ना। देखो चार चार पीढ़ियां समझ में आ गई ना। पर दादाजी, दादाजी, बेटा और पोता, ये सब भी क्या रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। अरे बस, आप लोग पीछे बात करने के लिए आए हो क्या। आगे बैठ जा बेटा, जहां जगह मिले वहां बैठ जा, यहाँ तीन बैठ जा, थोड़ा सा उधर खिसक जा। बात आ रही है समझ में। देखो आप लोग टाइम पे आया करो, मैंने आप लोगों को बोला है 3 दिन दे रहा हूं, मतलब आप लोग टाइम पे आओगे और तीनों दिन आओगे। इस चीज में भी अगर आप ऐसे करने लग गए कि टाइम पे नहीं आ रहे हो, लेट आ रहे हो, फिर आप लोग गलती में रहोगे। मैं आपको सुविधाएं दे रहा हूं फायदा उठाने के लिए नहीं। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली बार से जैसे ही समय होगा, क्लास स्टार्ट होगी, मैं गेट लगा दूंगा, फिर आप लोग बाहर रहें, आप आए, आपकी जिम्मेदारी। बहरहाल आपको समझ में आया, यहाँ चार चार पीढ़ियां साथ में रह रही है, और दादाजी, दादाजी, बेटा और उसका पोता, समझ गए, चार पीढ़ियां, मतलब परिवार अच्छा हंसता खेलता है। इसके अलावा मातृ और पितृपक्ष साथ में रह रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। क्या मातृ और पितृपक्ष, मातृ और पितृपक्ष साथ में। इसका मतलब क्या हुआ, अभी क्या होता है कि बहन की शादी होगी तो कहां जाएंगे, ससुराल। यहां पे ऐसा होता था कि शादी होती थी ना तो दोनों एक ही घर बना लेते थे, बहन भी नहीं जाएगी, भाई भी नहीं जाएगा, कोई आना लाना भी नहीं और ले जाना भी नहीं, दोनों के घर साथ में हो जाएंगे। मातृ और पितृपक्ष साथ में, मतलब नाना जी भी उसी घर में रहेंगे, दादाजी भी उसी घर में रहेंगे। बात आई समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। ऋग्वैदिक काल में यह है, उत्तर वैदिक काल में बदल जाएगा। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, यहां चार पीढ़ियां रहती थी, यहां तीन तीन पीढ़ी रहेगी, चौथी पीढ़ी छोड़ के चली जाती है। मातृपक्ष पितृपक्ष यहां पे साथ में नहीं रह रहे। बता पाओगे विशेषता आएगी तो किसी की भी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं ना। ऋग्वेदी अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृपक्ष वाली थी कि पितृपक्ष वाली थी, मातृपक्ष पढ़वाया था मैंने। यह सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता है, मतलब पितृपक्ष वाली सभ्यता है। तो इसकी अगली विशेषता क्या है कि पितृसत्तात्मक है।
पितृसत्तात्मक मतलब समझे आप लोग क्या होता है? घर में पिता की चलती है, सम्मान भी किसका है? पिता का ज्यादा। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि आप सब जो सातवाहन शासक हैं उनको देखो, तो सातवाहन शासकों में क्या होता है कि अपने नाम के साथ में माँ का नाम लगाते हैं। तो माँ का नाम लगाने का मतलब क्या था कि मातृ सत्तात्मक समाज। जैसे एक शासक है जिसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी उसकी माँ का नाम था, सतकर्णी उसका खुद का नाम था। एक शासक का नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी उसकी माँ का नाम था। अब यार अगर तुम लोगों से फॉर्म भरवाते हैं, सन ऑफ लिखवाते हैं, तुम में से कितने लोग हैं जो माँ का नाम भरते हैं? तो तुम माँ के बेटे नहीं हो क्या? तो भर तो उसमें भी सकते हो माँ का नाम। पर समाज क्या है अपना? जहां कोई बोलेगा किसका बेटा, तो पापा का नाम आता है, माँ का नाम नहीं आता है। यही क्या होता है? पितृसत्तात्मक समाज होता है। जबकि बेटे तो अपन माँ के भी हैं, चाहो तो लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता। पर अपनी मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि हम पापा के ही हैं। समझ में आई बेटा बात? मातृ सत्तात्मक पितृ सत्तात्मक समझ गए? अब देखो, अपन ने बोल तो दिया कि यहाँ पे पितृ सत्तात्मक समाज है, पर उसका उदाहरण तो देने पड़ेंगे कुछ। अपन इनको उदाहरण देंगे। उदाहरण कुछ ऐसे देंगे कि एक व्यक्ति है अजीगर्त। क्या नाम है? अजीगर्त। अजीगर्त। इस अजीगर्त का बेटा है शुनहशेष। शुनहशेष। इस बेटे ने कुछ बोल दिया होगा पिताजी को। मैं क्या बोल रहा हूं? पितृ सत्तात्मक समाज है, पापा की चलती है। ये कौन है? पुत्र है। अजीगर्त कौन है? पिता है। इसके पास में कोई आया होगा कि मेरे पास 100 गायें हैं, तेरे पास में क्या है, खरीदना हो तो खरीद ले। तो इस अजीगर्त ने पता है क्या करा? 100 गायों के बदले अपने बेटे को बेच दिया। बाप बेटे को बेच रहा है, मतलब सीधी सी बात है, पिता की चलती है। अपने बदले कितनी गायें आएगी? 100 आ जाएगी। ये पापा से पूछना है ना जाके। आज होमवर्क है कि पापा से पूछना है कि पापा, ये अजीगर्त था, उसने अपने बेटे शुनहशेष को ऋग्वेदिक काल में बेच दिया था। अभी भी पितृ सत्तात्मक समाज है। पापा आपको क्या लगता है, कभी अगर हमको दो तो कितनी गाय आएगी? एक ने तो बता दें कि मेरा तो कीड़ा आएगा। और देखो, एक रिजेश्वर ज्वारी है। ये सब अपन उदाहरण देंगे उनको बताने के लिए। ये कौन है? रिजेश्वर जुआरी है। जुआरी मतलब समझते हैं आप सब? जुआ खेलने वाला जुआरी है। रिजेश्वर कौन है? जुआरी है। इस जुआरी ने क्या करा है? अपने बेटे को जुए में हार गया। महाभारत देखी थी? वैसे हारे थे वो लोग भी, बस वैसे ये भी हार गया। ये उदाहरण है। बाप हार रहा है मतलब बाप की सत्ता है, पिता की सत्ता है। पितृ सत्तात्मक समाज है। अपन एग्जाम्पल देके भी बताएंगे उनको कि हम ऐसे बत्तीबाजी नहीं कर रहे हैं। हमने बोला पितृ सत्तात्मक समाज है, 2 उदाहरण लो, एक और उदाहरण लो, तीसरा उदाहरण भी लो। यह उदाहरण है ऋषि विश्वामित्र का। नाम सुना है आप लोगों ने इनका? ऋषि विश्वामित्र का। ऋषि विश्वामित्र ने अपने 50 बेटों को घर से निकाल दिया था भेंस करने पे। कितने? 50 पे। तो मतलब पितृ सत्तात्मक समाज है। यहां पे भी पितृ सत्तात्मक समाज है, बस इतना जान लेना। यहां उदाहरण नहीं मिलते हैं, पर यहां पे भी है, ऋग्वेदिक काल में भी है, उत्तर वैदिक काल में भी है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। क्या कोई कंपटीशन में जाना चाहता है क्या बेटा? वापस आ जाओगे प्रेजेंट के लिए? जाओ, चुपचाप जाओ, आवाज नहीं करना है ना। आप भी जा रहे हो? अगला टॉपिक डालना बेटा, वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण है वो काय पे आधारित है? कर्मों पे आधारित है।
मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को बताया था चतुष्वर्णीय व्यवस्था थी ऋग्वेदिक काल के 10वें मंडल में, पूर्व सूक्त था, उसमें बताया था कि 4 वर्ण होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले क्या होता था कि जो जैसे कर्म करेगा ना वो वैसा कहलाएगा। अगर आपने ब्राह्मणों वाले कर्म करे तो आप कौन बन जाओगे? बोलो बेटा, कौन बन जाओगे? अगर क्षत्रिय वाले कर्म करे तो कौन बन जाओगे? वैश्य वाले कर्म करे तो क्या बन जाओगे? और शूद्र वाले कर्म करे तो क्या बन जाओगे? ये व्यवस्था कहाँ थी? ऋग्वेदिक काल में। वर्ण व्यवस्था क्या है? कर्म आधारित। क्या है? कर्म आधारित। यहां पे वर्ण व्यवस्था कैसी हो जाएगी? जन्म आधारित। बता पाओगे ना? अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। टॉपिक यही है, बस यहां बता जाना है कि क्या क्या हो रहा है, परिवर्तन क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य बोलते हैं ना बेटा, आज भी, आज क्या होता है कि अगर किसी ने खुद को ब्राह्मण घोषित कर रखा है तो उसका बेटा भी खुद को क्या बोलेगा? ब्राह्मण ही बोलेगा, भले उसका लेना देना कुछ भी नहीं है उस चीज से। अगर किसी का बेटा क्षत्रिय है, भले उसने कभी तलवार भी नहीं उठाई हो, पर क्या बोलेगा कि हाँ हम हैं क्षत्रिय क्योंकि मेरे पापा क्षत्रिय थे। पर जो ऋग्वेदिक काल है उसमें क्या है? व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है। अगर आप सच में क्षत्रिय वाले कर्म कर रहे हो तो ही आप क्षत्रिय हो। अंतर समझ पाए? अब जन्म के आधार पे हो गया, यहां पे कर्मों के आधार पे था। आगे बढ़ते हैं। अब स्त्रियों की दशा देख लेना है ना, स्त्रियों की दशा कैसी थी। मिटा दो इसको। अब हेडिंग डालना, स्त्रियों की दशा। समाज में स्त्रियां भी होती है, उनकी दशा देखते हैं। अगर कभी प्रश्न आए कि पूरे भारतीय समाज में स्त्रियों का स्वर्णिम काल कौन सा था, तो अपन क्या बताएंगे? ऋग्वेदिक काल, सबसे अच्छा काल। आज जितने स्त्रियों को अधिकार नहीं है, जितने यूरोप में नहीं दे रखा है, अमेरिका में नहीं दे रखे, उतने अधिकार इनको प्राप्त थे। अपन देखेंगे कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। हेडिंग डालना, स्त्रियों की दशा, है ना। पहला पॉइंट डालना कि जैसे बैठकें होती मीटिंग, अब यार औरतों को जाने देते हैं मीटिंग में? समाज की मीटिंगों में, बैठकों में जाती है कि नहीं जाती है? नहीं जाती है। अभी नहीं जाने देते हैं क्या? नहीं जाने देते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जाने देते थे। ये ऋग्वेदिक काल है, उत्तरवेदिक काल है। यहां लिखना सभा और समिति। सभा और समिति में जा सकती थी, यहां पे नहीं जा सकती। मतलब अभी का समाज हमारा वैसा है, समझ गए ना? आप लोग बोल रहे हो नहीं जा सकती, मतलब उत्तर वैदिक काल जैसा। पहले जा सकती थी। अभी से भी कनेक्ट करके देख सकते हो कि यार अभी अपनी क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी। अभी की स्त्रियां युद्ध में भाग लेती है क्या? कर सकते हो, बिल्कुल हाँ ना कर सकते हो। हाथ खड़े करो, कौन कौन बोल रहा है ये लेती है, युद्ध में भाग लेती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लोग हाथ खड़े करो जो बोलते हैं कि युद्ध में भाग नहीं लेती है स्त्रियां। हाथ खड़े करो। 1 क्या? तो बाकी लोगों को क्या हुआ जो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। देखो, मेरे को वो लोग बहुत पसंद हैं जिनकी खुद की राय रहती है, जो भीड़ के साथ में नहीं चलते। आपने बोला लेती है कोई बात नहीं, आपने बोला नहीं लेती है तो भी कोई बात नहीं, पर कम से कम आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है। आप भीड़ तो नहीं हो कम से कम। पर जो लोग अरे पता ही नहीं है, जो बोल देंगे उसमें मान लेंगे, वो भीड़ सबसे बेकार चीज। अब फिर से पूछ रहा हूं बेटा, लेती है वाले हाथ खड़े करो। हाथ नीचे करो। अब नहीं लेती है वाले हाथ खड़े करो कि नहीं लेती है। एक चीज बताऊंगा, भले अच्छी लगे बुरी लगे, पर सच्चाई तो देखो, मेरा फर्ज है बताना। लेती है
व्यवहारिक रूप में नहीं लेती, दिखाने के लिए लेती है। जैसे अपने यहाँ पे कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें महिलाओं को बोलने के लिए जरूर बिठाते हैं, पर आप खुद सोचो कि अगर व्यवहारिक रूप में युद्ध में अगर उनको आगे फ्रंटियर में भेज दिया लड़ने के लिए, अगर उनके साथ में कोई घटना घट गई, भले बहुत बहुत मजबूत है, अपने लिए देवी के समान है, पर घटना घट गई तो फिर महाभारत होगा। आदमी के तो अगर हाथ पैर काट दो, उसके टुकड़े कर दो, बहुत सारे अपने सैनिकों को करते हैं मांस टुकड़े टुकड़े करके भेज दोगे तब भी समझौता हो जाएगा। देश समझौता कर लेंगे तब भी कि तुमने 10 हमारे लोगों के टुकड़े करके भेज दिए हैं, तब भी समझौता हो जाएगा। पर अगर एक औरत के भी टच कर लिया गलत तरीके से तो युद्ध के बिना बात नहीं थमेगी। सही बात है, इसलिए फ्रंटियर में नहीं भेजते। ऐसे मतलब से उड़ाना जाने की विमान, वहां लड़ने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, पर मेन फ्रंटियर लाइन में भेजने से देश डरते हैं। ठीक, आगे बढ़े। पर यहां पे युद्ध में भाग लेती थी बराबरी से। ऋग्वेदिक काल में बकायदा हथियार उठा के जाती थी और लड़ती भी थी। उत्तर वैदिक काल में फिर घर में बिठवा दिया, नहीं नहीं अब नहीं लड़ोगी, घर में बैठो। और देखो बाल विवाह, बाल विवाह तो अभी भी होते हैं, बाहर नहीं निकलते। मानते हो ना इस चीज को? लगभग तुम में से भी ज्यादातर लोगों ने देखे हैं। ये सरकारों को पता ही नहीं है। सरकारों को ऐसा लगता है कि बाल विवाह बंद हो चुके हैं, या तो वो नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे खुद के पहचान के कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको जब मैं ज्ञान परोसता हूं ना इधर उधर का कि बेटा देख के शादी करना, पहले खुद को लड़कियां हो कि लड़के हो, पहले सेल्फ डिपेंड बन जाना फिर शादी करना। जब ये सब ज्ञान देता हूं उनको तब तो बोलते कि सर पहले ही तय कर रखा हमारे, तो इतने जमीन में से निकले हो। तो होते हैं, राइट। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह की व्यवस्था नहीं है। यहां जो शादी कर रहे हैं बेटा वो व्यवस्था कब कर रहे हैं? 16-17 साल की लड़की हो जाए तब कर रहे हैं, लड़का और बड़ा चाहिए। पर उत्तर वैदिक काल में आओगे तो फिर क्या हो जाएगा? बाल विवाह हो जाएंगे। अगला लिखो विधवा विवाह। अभी होते हैं विधवा के विवाह? हाँ ना करो भाई, हाथ खड़े करो। होते हैं, एक बार सभी सहमत हो। अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है बेटा। जब ऐसा कोई सा प्रश्न पुरुषों से पूछा जाता है तब वो बड़ा दबाव में आ जाता है कि कैसे क्या बोलूं, अगर मना कर दिया तो फंस जाऊंगा। इसलिए इनकी आवाज ज्यादा तेज आ रही कि नहीं, बहुत अच्छी चीज है। समझ में आया? ऋग्वेदिक काल में बेटा विधवा विवाह हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में भी होगा। यहाँ पे ये सब ये नहीं है ना, बाल विवाह चालू हो गए यहाँ पे भी स्टार्ट। यार यहाँ पे नहीं होते थे ना, यहाँ शुरू हो गए। युद्ध में भाग यहाँ पे बंद हो गया। विधवा विवाह नहीं, विधवा विवाह ना उत्तर वैदिक काल में हुआ ना ऋग्वेदिक काल में हुआ। मतलब कुछ कुछ छोटी छोटी लड़कियों को शादी कर देते थे यार, यहाँ चालू हो गया था, है ना, प्रारंभ हो गया था। चालू के लिए प्रारंभ। ऋग्वेदिक काल में होते थे क्या विधवा विवाह? ऋग्वेदिक काल में विधवा विवाह होते थे। उत्तर वैदिक काल में लगभग होने बंद हो गए। बोले कि बैठो, क्या प्रारंभ मतलब हो गए यार, अंत हो गया इनका, अंत खत्म हो गए। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे आप लोगों ने मनुस्मृति का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों को गलत भी लगती होगी ना, बहुत सारे लोगों को लगती होगी। पर ये जो जितने भी ग्रंथ है ना वो प्रैक्टिकली इतना फॉलो करते नहीं था समाज, बहुत कम फॉलो करता था। जैसे आज भी आप लोग जो ग्रंथ है उनको फॉलो करते हो क्या? नाम के लिए बस पढ़े हुए हैं, मानते हो? नहीं मानते हो। 10 चीजें ऐसी गिना दूं जो धर्म के खिलाफ है, करते हैं अपन।
वैसे यहाँ पे प्रैक्टिकली मानते थे, यहाँ धार्मिक ग्रंथों में लिख रखा कि नहीं कर सकते हो, पर असलियत में करते थे। ये जितनी बुराइयां लिख रखी है ना, ये बहुत टेम्परेरी थी। जैसे मैं बोल रहा हूँ वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, तब भी करते थे, जिसको जो मानना होता था मानते थे, आज भी मानते ही हैं, कोई रोक रहा है क्या? वैसी व्यवस्थाएं रहती है। अंतर्वर्णीय विवाह देख लो बेटा, अंतर्वर्णीय विवाह, इसका मतलब क्या समझे? क्या समझे? लव मैरिज। समझ गए? अब समझ में आया अच्छे से? देखो अपने यहां अरेंज मैरिज किसको बोलते हैं? जहां एक जात में शादी हो जाए, और जहां एक जात में शादी नहीं हो, माँ बाप भी एक जात की तो पसंद करते, कभी पराई जात का पसंद करा क्या उन्होंने? भले कितना इच्छा हो, भले अपनी जात वाला मारे, पर मार खाती रहे छोरी, कोई बात नहीं, पर अपनी जात वाले से खानी चाहिए। होता है ऐसा? मानते हो ना इस चीजों को? इसीलिए बेटा यहां क्या व्यवस्था है, यहां पे क्या व्यवस्था है? अंतर्वर्णीय विवाह होते थे, यहां पे खत्म करवा दिया। अच्छा, असलियत में समाज ने अंदर से खत्म करे क्या? नहीं करे, और किताबें जो आई उन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं, अब अंतर्वर्णीय विवाह नहीं करना है, अब विवाह दो प्रकार के होंगे, एक अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम। टॉपिक डालना विवाह के प्रकार, क्या डालोगे? ये खत्म कर दिए। खत्म करे तो किस तरह के विवाह हो गए? तो बेटा टॉपिक डालना अनुलोम और प्रतिलोम। क्या नाम है? अनुलोम और प्रतिलोम। क्या समझा तू? ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। हेलो।